नमस्कार। देखिए, इतिहास में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जो दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख देते हैं। और फ्रांसीसी क्रांति वो एक ऐसा ही लम्हा था। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, नहीं, ये उन विचारों की कहानी है। आज़ादी, बराबरी, भाईचारा, जिनकी गूंज आज भी हमारी दुनिया में, हमारे समाज में साफ सुनाई देती है। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, सीधे 14 जुलाई 1789 के उस मंजर में। सोचिए, पेरिस की सड़कों पर जबरदस्त तनाव है। हवा में ना तरह तरह की अफवाहें तैर रही हैं और आम लोगों का गुस्सा वो बस उबल रहा है। माहौल ऐसा है कि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। और फिर वही होता है जिसका डर था। एक बहुत बड़ी गुस्साई भीड़ बैस्टिल नाम के एक पुराने किले पर धावा बोल देती है। अब ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये राजा की तानाशाही का, उसके जुल्म का सबसे बड़ा प्रतीक थी। लोगों ने सोचा, राजा से सीधे तो लड़ नहीं सकते, तो क्यों ना उसके सबसे बड़े सिंबल पर ही हमला किया जाए। और उन्होंने सिर्फ कैदियों को नहीं छुड़ाया, बल्कि उस पूरे किले को ईंट दर ईंट तोड़ डाला। और कमाल की बात यह है कि उन ईंटों को बाद में तानाशाही पर जीत के सूवनियर के तौर पर बाजारों में बेचा गया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? मतलब आम लोग, रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग इतने गुस्से में क्यों थे कि उन्होंने एक शाही किले पर ही हमला कर दिया? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है क्रांति से पहले के फ्रांसीसी समाज में, जिसे ओल्ड रिजीम या पुरानी व्यवस्था कहते थे। और सच कहूं तो ये व्यवस्था अंदर से पूरी तरह खोखली और अन्याय से भरी हुई थी। एक बारूद के ढेर की तरह बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जो 3 हिस्सों में या एस्टेट्स में बटा हुआ हो। पहले एस्टेट में चर्च के बड़े बड़े पादरी, दूसरे में राजा और उसके अमीर दरबारी। इन दोनों के पास देश की ज्यादातर जमीन थी, सारी दौलत थी, पर मजे की बात यह कि वो कोई टैक्स नहीं देते थे। और तीसरा स्टेट, उसमें थे बाकी सब के सब, किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, मतलब आम जनता। और सारा का सारा टैक्स यही लोग चुकाते थे, पर बदले में उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलते थे। और यह अन्याय कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि देश की 97% आबादी तीसरे एस्टेट की थी। 97%, मतलब लगभग पूरा देश ही देश का सारा बोझ उठा रहा था, और मुट्ठी भर 3% लोग उनकी मेहनत पर ऐश कर रहे थे। अब इस सामाजिक अन्याय के साथ साथ एक और बड़ी मुसीबत थी। देश आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका था। राजा लुई 16वें के राज में शाही खजाना बिल्कुल खाली हो गया। क्यों? वजह कई थीं। ब्रिटेन के साथ सालों चले महंगे युद्ध, अमेरिकी क्रांति में आज़ादी के लिए पैसा भेजना, और हाँ, वर्साय के आलीशान महल की शाही शानो शौकत पर बेतहाशा खर्च, इन सब ने मिलकर फ्रांस को दिवालिया बना दिया था। तो सोचिए, एक तरफ तो अमीर लोग टैक्स दे नहीं रहे और दूसरी तरफ आम जनता निर्वाह संकट से गुजर रही थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लोगों के पास खाने तक के लाले पड़ गए थे। फसलें खराब हो गईं, आबादी बढ़ रही थी और रोटी के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि लोग सचमुच भूखों मर रहे थे। तो एक तरफ ये असहनीय हालात और दूसरी तरफ जॉन लॉक और रूसो जैसे विचारकों के नए नए विचार फैल रहे थे कि लोगों को भी अधिकार मिलने चाहिए, कि राजा कोई भगवान नहीं होता। इन सब ने मिलकर क्रांति के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म, एक आदर्श तूफान खड़ा कर दिया। लोगों के सब्र का बांध अब टूटने वाला था। क्रांति की असली चिंगारी तब भड़की जब राजा ने खजाना भरने के लिए 150 से भी ज्यादा सालों में पहली बार एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। तीसरे एस्टेट ने एक बहुत सीधी सी मांग रखी। वोटिंग एस्टेट के हिसाब से नहीं, बल्कि हर सदस्य के हिसाब से होनी चाहिए। राजा ने साफ मना कर दिया। बस यही वो पल था। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि गुस्से में बाहर निकले, पास के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और एक ऐतिहासिक शपथ ली, जब तक फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बन जाता, वे यहां से नहीं हटेंगे। और इसके बाद तो घटनाएं बिजली की रफ्तार से घटी। 1789 में क्रांति शुरू हुई। सिर्फ 2 साल के अंदर 1791 तक फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। मतलब राजा तो था, पर उसकी शक्तियां बहुत सीमित कर दी गईं। लेकिन क्रांति यही नहीं रुकी। 1793 में राजा लुई 16वें को देशद्रोह के लिए सरेआम फांसी दे दी गई। और इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे खूनी दौर, जिसे आतंक का राज कहते हैं। और इस पूरी उथल-पुथल का नतीजा ये हुआ कि 1799 में एक मिलिट्री जनरल नेपोलियन बोनापार्ट ने आकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब हम क्रांति के सबसे कट्टरपंथी, सबसे हिंसक दौर में पहुंचते हैं। ये वो वक्त था जब आज़ादी की लड़ाई एक खूनी संघर्ष में बदल गई
और ऐसा कहा जाने लगा कि क्रांति अपने ही बच्चों को खाने लगी है। इस दौर का सबसे डरावना और बदनाम प्रतीक था गिलोटिन, एक ऐसी मशीन जो पलक झपकते ही किसी का भी सर धड़ से अलग कर देती थी। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इसे बनाने वालों का तर्क था कि ये मौत देने का एक मानवीय और समान तरीका है। मतलब बराबरी अब मौत में भी दी जा रही। इस आतंक के राज का जो चेहरा था, उसका नाम था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे। वो जैकोबिन क्लब का नेता था और उसकी नीतियां हद से ज्यादा क्रूर थीं। उसकी नज़र में जो कोई भी क्रांति का दुश्मन था, चाहे वो पादरी हो, कोई अमीर हो या फिर कोई आम इंसान जो उसकी बातों से सहमत न हो, उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता। सिर्फ 1 साल के भीतर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 17,000 लोगों को गिलोटीन से मार दिया गया। हजारों और लोग जेलों में ही सड़कर मर गए। आतंक का ये चक्र इतना भयानक हो गया कि आखिरकार 1794 में खुद रोबेस्पियरे को भी उसी गिलोटीन का सामना करना पड़ा। रोबेस्पियरे की मौत के बाद फ्रांस में एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम, एक राजनीतिक खालीपन आ गया। सालों की मारकाट और उथल-पुथल के बाद लोग थक चुके थे, वे स्थिरता चाहते थे। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर एक बेहद शानदार सैन्य जनरल नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता के केंद्र में आ गया। क्रांति का अंत भले ही एक तानाशाही में हुआ, लेकिन उसने कुछ ऐसे शक्तिशाली विचार पैदा किए जिन्होंने न सिर्फ फ्रांस को बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए अब इसकी स्थायी विरासत पर एक नज़र डालते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को 3 जादुई शब्द दिए: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन विचारों ने दुनिया भर में लोकतंत्र और आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलनों को एक नई आग दी। इसने पहली बार यह साबित कर दिया कि साधारण लोग भी अगर एक हो जाएं तो एक जालिम से जालिम व्यवस्था को भी उखाड़ फेंक सकते हैं। और इन विचारों का असर वो भारत तक पहुंचा, जहां राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान जैसे नेता इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति अपने पीछे एक बहुत गहरा विरोधाभास भी छोड़ गई। इसके आदर्श बहुत ऊंचे थे, पर हकीकत उतनी ही क्रूर थी। स्वतंत्रता का वादा आतंक में बदल गया, समानता का नारा अपने साथ युद्ध लेकर आया, और न्याय की तलाश एक तानाशाह पर आकर खत्म हुई। और यहीं पर यह कहानी हमें एक आखिरी बहुत ही जरूरी सवाल पर छोड़ जाती है। क्या महान आदर्शों को पाने के लिए हिंसा और अराजकता का रास्ता अपनाना जरूरी है? एक क्रांति की असली कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे इतिहास ने बार बार पूछा है और जो आज भी दुनिया भर में हो रहे बदलावों में हमें गूंजता हुआ सुनाई देता है।